नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सर्विस पर। मैं सावन कुमार। आज हम लोग दूसरा चैप्टर कर रहे हैं। यह बिहार बोर्ड के अनुसार चैप्टर 4 है, जो भारत में राष्ट्रवाद है। वह एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर 2 है, तो मैं पहले भारत में राष्ट्रवाद कर लेता हूँ। यूरोप में राष्ट्रवाद खत्म हो गया, तो साथ ही साथ भारत में राष्ट्रवाद को ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद जो चैप्टर 2 है साम्राज्यवाद, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। जैसा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का एकदम से अब लहर उठ चुकी है, जो काफ़ी दिनों से चल रही है। कई सदियाँ बीत चुके हैं और यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय हो चुका है। उसी तरह यह भारत में भी राष्ट्रवाद के उदय का एक लहर उठा है, जो महात्मा गांधी के आगमन के साथ शुरू होता है और देश की आज़ादी तक चलता है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने शहादत दिए और उन्होंने जो अपना योगदान दिया वो काफ़ी अच्छे रंग लाई, जो कि आज हम आज़ाद भारत के नागरिक बन चुके हैं। और जो आधुनिक यूरोप है उसमें जो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ है, उसी के तरह भारत में भी अब राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। तो उसकी जो अपनी जो यहाँ की कल्चर है, वहाँ के जो चिन्ह है, राष्ट्रगीत है, वहाँ के जो कल्चर है, ये सभी पहचान की बातें जो है इसके बारे में जागरूक हुए हैं लोग। और ज़्यादा लोग इसके प्रति जागरूक हुए हैं, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को उद्भव किया है, जिससे राष्ट्र की चेतना और देश के सामने में उनकी राष्ट्रीय चेतना का उजागर हुआ है। तो पढ़ते हैं कि आज हमें पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद, तो जो कि प्रथम विश्व युद्ध के साथ पिछला चैप्टर में समाप्त किया गया था। तो वहीं से शुरुआत होगा अपना ये भारत में राष्ट्रवाद का दौर, जिसके बारे में पढ़ना है कि हमारा भारत उपनिवेश है अभी बना हुआ। जो उपनिवेश है उसका विरोध कर रहे हैं, उपनिवेशवाद का लोग विरोध कर रहे हैं। सभी जितने भी इंग्लैंड के द्वारा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो उपनिवेश बनाए गए हैं इंग्लैंड के लिए, उन सभी जगहों पर विरोध हो रहा है। हमारे भारत में भी हो रहा है, यही देखना है। इसमें खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह जैसे बहुत सारे आंदोलनों को पढ़ना है। तो भारत में राष्ट्रवाद कब का जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो सभी है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो खिलाफत आंदोलन है और असहयोग आंदोलन है। खिलाफत आंदोलन जो एक तुर्की में जो खलीफा के पद हुआ करता था उसके लिए किया गया है। उनका जो मानना था कि वह अब खलीफा के पद को नहीं स्वीकार करेंगे। इस प्रकार भारत में भी विद्रोह हुआ, जो खिलाफत आंदोलन कहा गया है। आंदोलन के भीतर विभिन्न किस्में, मतलब यहाँ पे गांव के लोग भी भाग ले रहे हैं। गांव के लोग बगानों में स्वराज की मांग कर रहे हैं और पूरे देश में स्वराज की मांग चलेगा इस प्रकार। तो भारत में राष्ट्रवाद के लिए जो सबसे प्रमुख कारण है वो प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन है। इसमें जो है कि सत्याग्रह के विचार के बारे में जानना है। रॉलेट एक्ट जो काला कानून लाया गया उसके बारे में जानना है। असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, इसे काफ़ी अच्छे प्रश्न आते हैं बिहार बोर्ड में। असहयोग आंदोलन के कारक पूछना, उसके जो प्रभाव होते हैं, क्यों किया गया था, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं हमारे बिहार बोर्ड में। और जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसमें जो आंदोलन हुए, उसमें जो बहुत सारे लोगों ने जो योगदान दिया, जैसे गांव के लोग हैं और बगान में जो काम करने वाले मजदूर हैं, उन सभी लोगों ने जो आंदोलन में भाग लिया उनके बारे में जानना है। सभी ने अवज्ञा का और असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ना है, जिसमें सभी ने अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलन चलाए। उसी में प्रतिभागियों ने जो आंदोलन को देखा, उन्होंने कैसे देखा उसके बारे में जानना है और सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो सीमा थी उसके बारे में जानना है।
तो प्रथम विश्व युद्ध में जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि साम्राज्यवाद और जो राजतंत्र के बारे में जो पढ़े हैं, उसके जो सबसे लास्ट जो टॉपिक चला है हमारा, उसमें देखें कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ। साम्राज्यवादी यूरोप के जो साम्राज्यवादी नीति थी, उसके साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण वहाँ के लोगों ने आपस में जो कटुता उत्पन्न हुई, उससे उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत किया, जो नई आर्थिक और नई राजनीतिक के लिए किया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध का सबसे प्रमुख कारणों में से था कि वहाँ के लोगों ने टैक्स बढ़ा करके किया गया। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसमें टैक्स बढ़ाए गए प्रथम विश्व युद्ध के कारण, और कस्टम ड्यूटी और इनकम पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया और चीज़ें भी महंगे होने लगे। 1913 से 1918 के बीच में अधिकतर चीज़ों का दाम जो हुआ सो 2 गुना हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में काफ़ी महंगाई बढ़ने लगी और प्रथम विश्व युद्ध के समय ही इन्फ्लुएंजा नामक महामारी फैल चुके थे। पूरे विश्व में यह एक महामारी के रूप में जाना जाने लगा। उपज खराब हो गया। पूरा जो युद्ध के कारण जो वातावरण में जो परिवर्तन आया, क्लाइमेट चेंज हुआ, उससे पूरा अकाल पड़ने वाली स्थिति हो गई और लोगों का जो फ्रांस जैसे जबरन सेना में भर्ती किया जाने लगा। इस प्रकार यह प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत करता है। तो अब हम बुक में पढ़ेंगे कि क्या होता है। 1919 के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन एक नए इलाकों तक फैल गया है। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए हैं और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आने लगी। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम होंगे? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो नए सामाजिक समूह शामिल हुए हैं और राष्ट्रीय आंदोलन में जो परिवर्तन आया है, उसके बारे में पढ़ना है अब। तो सबसे पहले कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और नई राजनीतिक स्थिति पैदा कर दिया है और इसके कारण रक्षा व्यवस्था में भारी इजाफा हुआ है। खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए हैं और करों में वृद्धि कर दी गई है। जो वहाँ के शासक थे, वो प्रथम विश्व युद्ध में अपना जो भाग ले रहे हैं और उनसे उनकी रक्षा व्यवस्था जो है, रक्षा का जो खर्चा है, वो काफ़ी बढ़ गया है। उसमें भारी इजाफा हुआ है और जिसकी भरपाई के लिए उन्होंने दूसरों देशों से कर्ज लेना प्रारंभ कर दिया है। जैसे कि अमेरिका सबको कर्ज दिया करता था, वह युद्ध में पहले भाग नहीं लेता है और 1917 में भाग लेता है, जब उसके नागरिक मारे जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के क्रम में, जो हवाई जहाज पे जापान के द्वारा जो हमला करके उसे गिराया जाता है, मार दिया जाता है। इससे अमेरिका अपने नागरिक पर हमला समझ करके, यानी उसके देश पर जो हमला समझ करके, उसने परमाणु बम गिराया था, जो नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया गया था। उसके बारे में पढ़ना है। तो जो युद्ध के नाम पर जो कर्ज लिए गए हैं और उनका जो टैक्स बढ़ा दिया गया है और इनकम टैक्स भी लगा दिया गया है, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार आयकर भी शुरू कर दिया गया है। युद्ध के दौरान कीमतों में तेजी से बढ़ रही है। 1913 से 18 के बीच कीमतें 2 गुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गाँव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। वहाँ के जो ग्रामीण आम लोग थे, उनमें काफ़ी व्यापक गुस्सा था, क्योंकि सिपाहियों में लोगों को जबरन भर्ती किया जा रहा था। 1918 और 19 से 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गए, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। तो 1920 से 21 के अंतराल में जो महामारी फैली, उसके कारण जो वहाँ जो फ्लू जो फैला, उसके कारण वहाँ के फसल खराब हो गए। वहाँ पे लोगों को अकाल का सामना करना पड़ा। 1921 की जनगणना के मुताबिक महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। वह अब तक जो देश में सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त जो अकाल पड़ा था, उसमें सबसे अहम था। सबसे उच्च स्तर का यह जो क्षति हुआ था सो हुआ है। लोगों क्या उम्मीद था कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसे संघर्ष का एक नया ढंग
और नया तरीका पेश किया जो कि हिटलर है। और अपने देश में क्या चल रहा है उसके बारे में जानेंगे कि हमारे देश में 1915 में महात्मा गांधी वो अब दक्षिण अफ्रीका से रंगभेद की नीति के खिलाफ असहयोग आंदोलन करके सत्याग्रह करके उन्होंने जो वहाँ पे रंग भेद के खिलाफ जो नीति में लोगों में परिवर्तन किया है, वहाँ के शासकों में वो परिवर्तन करके अब भारत में लौट चुके हैं और भारत भ्रमण के लिए निकल चुके हैं। तो वहाँ के अपने जो महात्मा गांधी है उन्होंने सत्याग्रह के विचार को अपने देश के आज़ाद के लिए उठाया और महात्मा गांधी 7 जनवरी 1915 को भारत लौटे हैं। ठीक है, यहाँ नहीं दिया गया है जनवरी 1915 दिया गया, मगर 7 जनवरी को 14 जनवरी को शायद 14 जनवरी को महात्मा गांधी लौटे थे 1915 में। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नया तरीका से जन आंदोलन का रास्ते पर चलते हुए वहाँ की जो नस्ल भेदी सरकार थी से सफलतापूर्वक लोहा लिया था, यानी कि वहाँ के जो रंग भेद का खिलाफ नीति था उसके खिलाफ उन्होंने सफलता पाई। इस पद्धति को वो सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य का शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ है कि यह अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिरोध के भावना या आक्रामकता के सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। तो महात्मा गांधी जो है वो सत्याग्रह करते हैं। अब सत्याग्रह का नया एक जन आंदोलन का तरीका लाते हैं जो अंग्रेज समझ नहीं पा रहे हैं, उसके समझने में उन्हें काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं। जो महात्मा गांधी था उन्होंने जो सत्याग्रह का जो नए विचार प्रस्तुत किए हैं उसके बारे में है कि उन्होंने बतलाया कि जो सत्य है वह कभी हार नहीं सकता है। जिनका उद्देश्य अच्छा है वो काफ़ी संघर्ष के बाद भी अच्छे रंग ला सकते हैं। बिना अहिंसा के वो विजय हो सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने एक सत्याग्रह नाम के आंदोलन चलाए, विचार प्रस्तुत किया लोगों के बीच में। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने एवं सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो जो महात्मा गांधी है उनका विचार था कि जो यह सत्याग्रह करने का जो नया विचार है वह हमारे भारत के लोगों को एकता के सूत्र में बांधेगा। तो यह एक अच्छा विचार था उनके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है। तो भारत आने के बाद गांधी जी कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं। जैसे 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण, यानी अपना बिहार जो है उसके चंपारण जिला का दौरा किया और वहाँ के दमनकारी जो व्यवस्था थी 3 कटिया पद्धति, उसके खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित किया। और 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिला के किसानों की मदद किया और सत्याग्रह आयोजित किया। फसल खराब होने के कारण और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिला के किसानों को लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली ढीला दिया जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा के कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं जो अहमदाबाद में हो रहा है। तो भारत आने के बाद सबसे पहले जो महात्मा गांधी है उन्होंने अपना बिहार के जो चंपारण जिला है वहाँ पे 3 कटिया पद्धति के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन करते हैं 1917 में। तो इसमें था कि जो एक अंग्रेज़ों के द्वारा जो नियम लाया गया था कि वह 1/3 भागों पर जो है उन्हें नील की खेती करना होता था, जिसके खिलाफ किसान काफ़ी परेशान थे, क्योंकि नील की खेती करने से वह खेतों की जो उपज थी वह खराब हो जाते थे। और उसी प्रकार 1918 में जो गुजरात के अहमदाबाद में सूती का कपड़ा जो मिल था वहाँ पर
गांधी जी आंदोलन करते हैं वहाँ के मजदूरों के साथ है, वह प्रथम वहाँ पे जो महात्मा गांधी है वह भूख हड़ताल पे जाते हैं। वहाँ के जो मजदूर है उन्हें प्लेग का बोनस दिया जाता था, जिसके कारण वो प्लेग के बोनस और जो महंगाई बढ़ते थे, जिस प्रकार महंगाई बढ़ता था उसका जो बोनस दिया जा रहा था वो सभी मिल मालिकों ने मजदूरों को देना बंद कर दिया था, जिसके कारण वहाँ के मजदूर काफ़ी परेशान थे और वो आंदोलन कर रहे थे। तो वहाँ के मजदूरों को साथ दिया 1918 में महात्मा गांधी ने, और वहाँ के जो मिल मालिक थे वो जल्द ही मान गए, क्योंकि महात्मा गांधी भूख हड़ताल पे चले गए थे। तो हम इसके आगे पढ़ेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। भारत में जो आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ वह उपनिवेशवाद के विरोध में था, क्योंकि यहाँ जो अपना भारत है वह अंग्रेज का गुलाम है। तो उपनिवेश के कारण कई अलग अलग समूहों में एक साथ बंधन साझा किया, जिसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बनाया था। तो ये बहुत आगे की बात है, मतलब इससे पहले जब भारत में महात्मा गांधी आए थे तो कांग्रेस की स्थापना करके चले गए थे। फिर वो 1915 में आते हैं, उसके बाद वो यहाँ रहते हैं जब तक कि देश आज़ाद नहीं हो जाता। तो इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि जो सत्याग्रह है, तो ये सत्याग्रह क्या है। तो महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह था कि सत्याग्रह का सिद्धांत कहता है कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत का जरूरत नहीं होती। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रही अपनी लड़ाई अहिंसा के द्वारा जीत सकता है। तो सत्याग्रह का अर्थ रहा जन आंदोलन का जो नायाब तरीका है वह था कि सत्याग्रह। तो सत्याग्रह के सत्य के लिए जो किया जा रहा है, जो सत्य के लिए जो आग्रह कर रहे हैं, सत्य की जीत के लिए जो महात्मा गांधी आग्रह कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो अहिंसा के तरीके से हो। जब अहिंसा से जो आग्रह किया जाएगा वह काफ़ी अच्छा परिणाम लाएगा, और हिंसा के साथ जो उनका विजय होगा जिसके परिणाम अच्छा नहीं होगा, अच्छे होकर के भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, वह उसमें अधिकतर भाग जो है वह हिंसा के साथ हुआ था, जिसके कारण वहाँ के जो सभी लोग थे उन्होंने हिंसा का तरीका को अच्छे तरीके से समझ लिया है, और वह अधिकतर चीज़ हिंसा के तरीका से अपना रहे हैं, जिसके कारण वह प्रथम विश्व युद्ध के चपेटे में चल गए हैं। तो महात्मा गांधी इन सभी चीज़ को जानते हुए उन्होंने सत्य के विजय के लिए उन्होंने अहिंसा के मार्ग को चुना है, चूँकि जानते थे कि जो हिंसा से प्राप्त हमें जो आज़ादी मिलेगी वह अच्छा नहीं होगा, और अहिंसा के तरीके से जो प्राप्त हमें जो आज़ादी मिलेगी वह अच्छे परिणाम लाएंगे। तो यही है सत्याग्रह का अर्थ। तो इसके बारे में और इसके जो अगला भाग है वो सत्याग्रह आंदोलन, और इसके जो आगे के टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। अब चलता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत।